गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र के इतिहास में जो महत्वपूर्ण क्लासिकल थिंकर्स जो हैं, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण जो ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की विचारधारा की नींव डाली, उसमें डर्खाइम, मैक्स वेबर और मार्क्स प्रमुख माने जाते हैं। चार दिशा में समाजशास्त्र का जो विकास हुआ था, चार देशों में प्रमुख रूप से हुआ था। फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्ट ने इसकी नींव रखी। ऑगस्ट कॉम्ट डर्खाइम जो हैं फ्रांस के थे। वहीं इंग्लैंड के स्पेंसर बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एंटनी गिडन्स। इसी तरह से जर्मनी में मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये बहुत महत्वपूर्ण विचारक थे। और चौथी जो धारा प्रवाह थी वो अमेरिकन सोशियोलॉजी की थी। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण धारा प्रवाह है वो भारतीय समाजशास्त्र की है, जिसमें राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी, जीएस घुर्ये, ये नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। योगेंद्र सिंह, इन नामों का, एम.एन. श्रीनिवास, ये बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय योगदान भारत के संदर्भ में दिया। अब हमने अभी तक ऑगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो और मार्क्स और डर्खाइम, इनकी विचारधारा के बारे में पढ़ा है। इनसे हालांकि मैक्स वेबर भी जर्मनी के ही थे, पर उनकी विचारधारा मार्क्स की विचारधारा से बिल्कुल ही विपरीत है। और मैक्स वेबर न सिर्फ एक समाजशास्त्री थे, बल्कि वो एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। साथ ही उनका लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जर्मनी में समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने सोशल एक्शन की जो अवधारणा है, समाज में सामाजिक क्रिया का जो अध्ययन है, उसका विस्तृत विज्ञान के रूप में प्रतिपादन किया। उनके विश्लेषण में क्रियाओं के कर्ताओं पर अधिक ध्यान दिया है और इस दृष्टिकोण को अपनाया गया है। उन्होंने सामाजिक क्रिया, धर्म की आचार संहिता, पूंजीवाद की आत्मा, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वैधता के स्रोत, शक्ति और सत्ता, अथॉरिटी और पावर, इसके प्रतिमान, और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, इनकी अवधारणाओं का जो निर्मित किया था, उसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। और लोक प्रशासन के संदर्भ में अभी भी उनकी विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। उन्होंने पद्धति शास्त्र में भी अपना योगदान दिया, मेथडोलॉजी में भी योगदान दिया, और इस कारण से अपना स्थान महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के में उन्होंने बना लिया। तो मैक्स वेबर की हम बात करें, उनकी जीवन की बात करें, जिस पृष्ठभूमि से वो बिलोंग करते थे, तो जर्मनी में उनका जन्म हुआ 1864 में। एर्फर्ट में वो एक बहुत ही संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, और अपने परिवार में वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके दादाजी जो है मीनफील्ड, उनके वहाँ पे कपड़े के व्यापारी थे, और कैथोलिक सेल्सबर्ग से प्रोटेस्टेंट विचार रखने के कारण उन्हें निकाल दिया गया था। वेबर के पिता भी बर्लिन की नगर सरकार में कार्य करते थे, और बाद में एर्फर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनके पिता एक संपन्न वकील थे, और इसी कारण शायद मैक्स वेबर ने भी वकालत, जो लॉ की पढ़ाई करी, विधि की पढ़ाई करी। और वो बिस्मार्क के समय में जर्मनी के संसद में राष्ट्रीय उदारदलीय सदस्य थे। और
जर्मन रेजिस्टैग के भी सदस्य थे। तो वेबर का जो जीवन है उस पे उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा, क्योंकि और उनके पृष्ठभूमि जो थी वो बहुत ही संपन्न थी। न सिर्फ उनके यहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग आते जाते रहते थे, बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोगों का आना जाना था, और इस कारण से उनकी विचारों पे का वेबर पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी माताजी हेलन फेलेनस्टीन भी अच्छी सामाजिक पृष्ठभूमि से आती थीं, पर उनके पिता के जो मानवीय और धार्मिक दृष्टिकोण थे उसमें मेल नहीं था, और इस कारण से उनके माता पिता में जो डिफरेंसेस थे उसका प्रभाव मैक्स वेबर के जीवन पर भी पड़ा। उनके घर में आने जाने वाले जो लोग थे वो न सिर्फ अर्थशास्त्र और कानून के क्षेत्र से थे, बल्कि प्रमुख राजनीतिज्ञों और विद्वानों से भी उनका संपर्क रहा। उदाहरण के तौर पे त्रिशके, सिबेल, डिल्थे, मॉम्सन, ये इन प्रमुख इतिहासकारों के प्रभाव से मैक्स वेबर का जो सोच थी वो प्रभावित हुई। उनके माता पिता के जो मानवतावादी दृष्टिकोण में अंतर था उसका भी प्रभाव मैक्स वेबर पे पड़ा। मैक्स वेबर शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, फिर भी उन्होंने बौद्धिक दृष्टि से वो बहुत ही सक्षम थे, और बचपन से ही वो बहुत मेधावी थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐतिहासिक लेख लिखने शुरू कर दिए थे, और 15 वर्ष की आयु में वे अपना स्थान बनाना शुरू कर चुके थे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने जो पत्र लिखे उनमें वो होमर, वर्जिल, सिसेरो, लिवी इनके चर्चा करते हुए पाए जाते हैं, और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही वो स्पिनोज़ा और कांट जैसे दार्शनिकों के विचारों से अवगत हो चुके थे। उन्होंने हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय से 18 साल की उम्र में उन्होंने विधि की शिक्षा, कानून की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू करी, और उसको अपने प्रमुख अध्ययन के लिए चुना। इसके यहाँ इन्होंने बहुत और भी विषय जो जैसे उदाहरण के तौर पे इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, और साथ ही में तर्कशास्त्र, इसका भी अध्ययन किया। और इसके बाद 19 वर्ष की आयु में उन्होंने स्ट्रासबर्ग वो चले गए, और उन्होंने वहाँ पे 1 वर्ष के लिए सैनिक प्रशिक्षण भी किया। 21 वर्ष की उम्र में वेबर ने बर्लिन और गॉन्टिगन में अपना विश्वविद्यालय का जो अध्ययन है वो दोबारा से शुरू किया, और फिर उसके बाद फिर एक बार और वो सैन्य प्रशिक्षण के लिए, सैन्य अभ्यास के लिए दोबारा से गए। और वेबर ने शिक्षा समाप्त करने के बाद बर्लिन के न्यायालय में नौकरी करनी शुरू करी, और यहीं पे उन्होंने अपने शोध कार्य के लिए विषय चुना जिसमें अर्थशास्त्र और वैधानिक इतिहास एक तरह से समा जाते हैं, और उनकी डॉक्टरेट थीसिस जो थी वो मध्यकालीन व्यापारिक संगठनों से संबंधित थी। मिडीवल जो व्यापारिक संगठन है उसके ऊपर उनका शोध का शीर्षक था मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए एक दिन। 1892 में उनकी शादी 93 में उनकी शादी मैरियन स्निट्जर से हुई, और पहले वेबर को बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून के शिक्षक के तौर पे उन्होंने शुरुआत करी थी। बाद में वो अर्थशास्त्र के भी अध्यापक नियुक्त हुए, और 1894 में
फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। 1895 में स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी गए और 1896 में इनको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पद मिला। 1897 में उनके फादर की डेथ हो गई थी और इसके कारण वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा। वो खुद भी 4 साल तक वो बीमार पड़े रहे, मतलब मानसिक रोग से ग्रस्त रहे। 1903 में वेबर ने इटली और हॉलैंड की और बेल्जियम की यात्राएं करी और 1904 में उन्होंने अपने मित्र के इनविटेशन से हार्वर्ड के जो विज्ञान और कला का कांग्रेस है उसमें अपना पत्र उन्होंने पढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने जर्मनी की सामाजिक व्यवस्था पर भी लेख पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अमेरिका की यात्रा करी। अमेरिका से वो काफ़ी प्रभावित हुए, अमेरिकी राजनीतिक संरचना पर भी उन्होंने अध्ययन किया और पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइडलबर्ग के सैनिक अस्पतालों के संचालक रूप में वो रहे। 1918 में जो वर्साई का जो जर्मन युद्ध विश्रांति आयोग था और वेइमार संविधान का मसौदा तैयार करने वाला आयोग था, उसके वो सलाहकार नियुक्त हुए और म्यूनिक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया। मात्र 56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, पर इस दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखे, कृतियाँ लिखी और पुस्तकें लिखी जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। 1905 में उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये लिखी गई, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनका धर्म का जो तुलनात्मक अध्ययन था उसी क्रम में उन्होंने 1916 में रिलीजन ऑफ चाइना लिखी। 1916 में ही उन्होंने रिलीजन ऑफ इंडिया लिखी। फिर एंशिएंट जूडाइज्म एक और महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक है। 1927 में उन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी और इनकी आगे की जो कृतियां हैं वो उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई। उनमें 1946 में एसेज इन सोशियोलॉजी और 1949 में मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, 1963 में द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, 1966 में जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री और 1958 में द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशंस ऑफ म्यूज़िक। तो हम देखते हैं इनकी कृतियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं। इनके अनुवाद मोस्टली इन्होंने अपना सारा जितना लेखन था वो जर्मन भाषा में किया और इनकी जो पुस्तकों के अनुवाद में महत्वपूर्ण है गर्थ और मिल्स की जो का अनुवाद, मार्टिनडेल और टैलकट पार्सन्स द्वारा किया गया अनुवाद और एडवर्ड शिल्स के द्वारा ने जो उनका योगदान के बारे में बताया। कल हम चर्चा करेंगे इसके आगे मैक्स वेबर के जो सोशल एक्शन की जो थ्योरी है, सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।